नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स में जाने से पहले हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि पिछले वाला वीडियो में आपको बताया था, अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे ढूंढते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज को कैसे ढूंढते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। क्या ध्यान देना, कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन का काम क्या है, हम किसी भी वाक्य को क्लॉज और फ्रेज में कैसे निर्धारण करें, और ऐसे कितने कंजंक्शन है जो कंजंक्शन का भी काम करता है और प्रेपोजिशन का भी काम करता है। अंग्रेजी का वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, हम नाउन का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे पहचानोगे कि इंग्लिश में लिखा गया वर्ड नाउन है और उससे पहले वाला शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। तो बिल्कुल हम इसी के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, देखना आप, ये है कंसेप्ट 1। और कंसेप्ट 1 किस सिलसिले में, ठीक है। तो कंजंक्शन वाक्य में भागों को जोड़ता है। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, कंसेप्ट 1 कंजंक्शन वाक्य में भागों को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है, वाक्य में भागों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान देना, सम पैलेटेबल डिक्राइज हैव cropped up in that they are absolutely sumptuous not withstanding their nature। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, एक वाक्य लिखा, और क्या है, मैंने ऊपर क्या लिखा, कंजंक्शन वाक्य में क्या करता है, भागों को जोड़ता है। क्या करता है, वाक्य में भागों को जोड़ता है। और मैंने इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखा, क्या, सम पैलेटेबल डिक्राइज हैव क्रॉप्ड अप इन दैट दे आर एब्सोल्युटली sumptuous not withstanding their nature। अब हमें बताना है मैंने जो ये वाक्य लिखा, कंजंक्शन कहाँ है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था कंजंक्शन का, लिस्ट ऑफ ऑल द कंजंक्शन इन इंग्लिश, जहां पर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, उसकी संख्या थी 7, को रिलेटिव कंजंक्शन जिसकी संख्या थी 6, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसकी संख्या थी 72, एंड टोटल नंबर ऑफ कंजंक्शंस इन इंग्लिश वो था आपका 85। तो ध्यान देना,
उसी 72 में से आप देखना इन डेट है आपका 72 सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में। और इन डेट का मतलब होता क्या है? इन डेट का मतलब होता है उसमें, क्या होता है उसमें, ध्यान देना। अब they are absolutely sumptuous not with standing के बावजूद होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। और ये जो कंजंक्शन है आपका, ये भी 72 सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में है। इसीलिए इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में कंजंक्शन का लिस्ट का चर्चा किया था कि कितना उसका इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बड़े बड़े वाक्य के पीछे पड़ जाते हैं। अंग्रेजी में लिखा गया वर्ड्स कम से कम आपको तो जानकारी होनी चाहिए। जब तक किसी को जानोगे नहीं, नाउन पता नहीं होगा, प्रोनाउन पता नहीं होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपको पता नहीं होगा, फिर आपके लिए अंग्रेजी आसान कैसे होगा? ध्यान देना। तो इन डेट जो है ये है आपका कंजंक्शन, और नॉट विद स्टैंडिंग ये भी क्या है आपका कंजंक्शन। ध्यान देना, ये है आपका कंजंक्शन और ये भी क्या है, ये भी है आपका कंजंक्शन। अब सुनो हमने क्या लिखा। कंजंक्शन वाक्य में भागों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, भागों को जोड़ने का काम करता है। अब सुनो, इसमें है दो कंजंक्शन, इसमें है कितने? दो कंजंक्शन। पहला कंजंक्शन है आपका इन डेट, और दूसरा जो कंजंक्शन है वो है आपका नॉट विद स्टैंडिंग। अब सुनो, अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, कंजंक्शन की संख्या जितनी होगी उससे एक ज्यादा भाग होगा, उससे एक ज्यादा क्या होगा? भाग होगा। जैसे देखना, अगर हम बात करें इन डेट के पहले वाला, इन डेट के पहले वाला, तो ये भाग क्या है? सम पैलेटेबल डिक्राइज हैव क्रॉप्ड अप। ए, ठीक है, तो ध्यान देना, हम आपको लिख के समझाते हैं। ए है आपका पहला भाग, ए है आपका पहला भाग, सम पैलेटेबल डिक्राइज हैव क्रॉप्ड अप। ये है आपका पहला वाला भाग, ये है आपका पहला वाला भाग। अब ध्यान देना, दूसरा भाग कहां से है? सुनो, इन डेट के बाद ध्यान देना, दे आर एब्सोल्युटली सैम्पसस। ये जो है आपका दे आर एब्सोल्युटली सैम्पसस, ये है आपका दूसरा भाग। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और कंजंक्शन नॉट विद स्टैंडिंग आ गया। तो दूसरा वाला भाग आप कहां से लिखोगे? ये जो भाग है आपका, ये है दे आर एब्सोल्युटली सैम्पसस। ये है आपका दूसरा भाग, ये है आपका दूसरा भाग। उसके बाद तीसरा भाग, किसकी? तीसरा भाग। ध्यान देना, तो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये है आपका तीसरा भाग। ये क्या है आपका? देयर नेचर, ये है आपका तीसरा भाग। आप सुनो, ये अंग्रेजी के एक छोटा सा वाक्य है जिसमें दो कंजंक्शन है
और 2 कंजंक्शन है तो इसमें भाग की संख्या कितनी है? 3 भाग है। पहला जो आपका भाग है वो है आपका सम पैलेटेबल डिक्राइज है क्रॉप्ड अप। दूसरा जो भाग है आपका दे आर एब्सोल्युटली सम्प्शस। और तीसरा जो भाग है वो है आपका देयर नेचर, वो है आपका देयर नेचर। अब सुनो कहानी क्या है। कहानी क्या है, हम कंजंक्शन को तो ढूंढ के निकाल लिए और इसमें जितने भाग थे हमने भाग को भी अलग कर लिया, लेकिन अब हमको निर्धारण करना है कि ये जो कंजंक्शन द्वारा जो जोड़ा गया भाग है वह भाग क्लोज है या फ्रेज है, क्लोज है या फ्रेज है। हमें इसका निर्धारण करना है। हमें क्या करना है? हमें इसका निर्धारण करना है। अब सुनो, तो कंसेप्ट 1 क्या था? कंजंक्शन वाक्य में भागों को जोड़ता है और जहां जहां पर भाग था मैंने आपको लिख दिया। मैंने आपको क्या किया? लिख दिया। अब सुनो इसका दूसरा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट 2 क्या है? सुनो, ये आपसे क्या बोल रहा है? कंसेप्ट 2 कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि क्या हो? वर्ब हो। क्या हो? वर्ब हो। वर्ब हो तब ऐसे भाग को क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज। क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा? कंसेप्ट 2 कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब हो तब ऐसे भागों को क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब सुनो अगर हम बात करें इन डैट के पहले वाला भाग, इन डैट के पहले वाला भाग, तो इसमें जो वर्ब है ये है आपका वर्ब, ये है आपका वर्ब। और हमने क्या लिखा? कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब हो तब ऐसे भागों को क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब बताओ कंजंक्शन इन डैट के पहले वाला भाग क्लॉज है या फ्रेज है? क्लॉज है या फ्रेज है? तो क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? वर्ब का होना जरूरी है। और यहां पर हैव क्रॉप्ड क्या है? वर्ब की एक इकाई है, वर्ब की एक यूनिट है। इसीलिए इन डैट से पहले वाला जो भाग है, इन डैट से पहले वाला जो भाग है वो है आपका क्लॉज। वो क्या है? वो है आपका क्लॉज। अब सुनो हम अगर बात करें इन डैट के बाद, तो इन डैट के बाद वाला भाग क्या है? दे आर एब्सोल्युटली सम्प्शस। ध्यान देना, इन डैट के बाद वाला जो भाग है आपका दे आर एब्सोल्युटली सम्प्शस है। और इसमें वर्ब है क्या? तो इसमें आपका वर्ब है आर। इसमें वर्ब जो है आपका वो है आपका आर। अब बताओ इन डैट के पहले वाला भाग भी क्लॉज और इन डैट के बाद वाला भाग भी क्लॉज है। ठीक है, क्या है? क्लॉज है। अब सुनो अब दूसरा कंजंक्शन है नॉट विद स्टैंडिंग। इसके बाद वाला अगर हम भाग की बात करते हैं ये लिखा हुआ है देयर नेचर। अब सुनो इसमें कहीं वर्ब है ही नहीं, इसमें कहीं कोई वर्ब है ही नहीं। जब वर्ब नहीं है तब ऐसे भाग को क्या कहोगे?
ऐसे भाग को क्या कहोगे? ऐसे भाग का ही नाम है आपका फ्रेज। क्या है? फ्रेज है। और जैसे ही फ्रेज होगा, फ्रेज का ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेज में वर्ब होता ही नहीं है। और हमने पहले ही लिखा था कि किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है, और मैंने आपको बताया था। क्या? पहला था आपका एडजेक्टिव फ्रेज जिसको एपी बोलते हैं, दूसरा था आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसको पीपी बोलते हैं, तीसरा था आपका सब्जेक्ट, चौथा था ऑब्जेक्ट, और पांचवा था वर्ब। और वर्ब जो था वो किसी न किसी टेंस में था। और आपने नोट करके क्या लिखा था कि वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। अब इसमें तो वर्ब है ही नहीं। जब इसमें वर्ब है ही नहीं तो इसका अर्थ निकलेगा कैसे? इसीलिए नॉट विद स्टैंडिंग के बाद वाला जो भाग है देयर नेचर, वो है आपका फ्रेज। आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला वाला जो भाग है सम पैलेटेबल डिक्राइज है क्रॉप्ड अप, ये जो भाग है इसमें वर्ब की जो इकाई है ये है आपका वर्ब की एक यूनिट हैव क्रॉप्ड, और ये है आपका क्लॉज। उसके बाद दूसरा जो भाग है दे आर एब्सोल्युटली सैम्पस, जिसमें आर आपका वर्ब है और ये भी है आपका क्लॉज। और तीसरा जो भाग है देयर नेचर, इसमें कई वर्ब है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलोगे? फ्रेज। क्या बोलोगे? फ्रेज। ठीक है, तो आपको क्लॉज और फ्रेज के बारे में जानकारी पता हो गया कि हम किसी भी वाक्य में, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में कौन सा भाग जो है क्लॉज है, कौन सा भाग फ्रेज है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना, कंजंक्शन को ढूंढ के निकालना। और मैंने आपको कंजंक्शन का लिस्ट दिया था, पूरा 85 कंजंक्शन को ढूंढ के निकालना। उसके बाद कंजंक्शन के पहले वाला भाग में चेक करना कहीं कोई वर्ब की इकाई तो नहीं है। अगर कहीं कोई वर्ब की इकाई दिखे तो आप समझ जाना कि कंजंक्शन से पहले वाला जो भाग है वो आपका क्लॉज है। उसके बाद कंजंक्शन के बाद वाला भाग में जाना, अगर उस भाग में वर्ब है तो वो क्लॉज होगा, अगर वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज होगा। वो क्या होगा? आपका फ्रेज होगा। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको क्या सिखाया? कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब हो तब ऐसे भागों को क्लॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहां से लेके यहां तक का जो भाग है वो क्या है, क्लॉज है या फ्रेज है, तो आप क्या बोलोगे? इस भाग को घोषणा करना क्लॉज। क्या करना? क्लॉज। उसके बाद दे आर एब्सोल्युटली सैम्पस जो है आपका, ये भी क्या है? ये भी है आपका क्लॉज। ये भी क्या है? आपका क्लॉज। और देयर नेचर वाला जो भाग है ये है आपका फ्रेज। ये क्या है? आपका फ्रेज। ठीक है, ये है आपका फ्रेज। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। ध्यान देना, कंसेप्ट 2। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3, ध्यान देना। कंसेप्ट 3 आपसे क्या कहता है? कंसेप्ट 3 जो है वो आपसे क्या कहता है? आप सुनो, कंसेप्ट 3 जो है वो आपसे बोल क्या रहा है मेरे भाई? ध्यान देना। कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब नहीं हो, तब ऐसे भागों को फ्रेज कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा?
कंसेप्ट 3 कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब नहीं हो तब ऐसे भागों को क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आपका 4। कंसेप्ट 4 ध्यान देना। अब कंसेप्ट 4 क्या है? कंसेप्ट 4 क्या है? सुनो, कंसेप्ट 4 है आपका कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है जी। हमने क्या लिखा? कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कंजंक्शन, आपने पढ़ा कि कंजंक्शन क्या करता है? वाक्य में भागों को जोड़ने का काम करता है। और हमने क्या लिखा है कंसेप्ट 4 में? कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऐसा हमने लिखा। मतलब क्या हुआ कि कंजंक्शन जो वाक्य में भाग को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन द्वारा जो जोड़ा गया भाग है, जरूरी नहीं है कि उस भाग में सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान देना। ऐसा लिखा हुआ है ईट एंड डाई। अब सुनो, ये है आपका कंजंक्शन, यहाँ पर ईट एंड डाई मतलब खाओ और मरो। क्या लिखा हुआ है? खाओ और मरो। यहाँ पर एंड कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन के पहले वाला भाग में ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार कंजंक्शन के बाद वाले अगर भाग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो डाई लिखा हुआ है। यहाँ भी आपका ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या लिखा? कंसेप्ट 4 कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ईट एंड डाई मतलब खाओ और मरो या खाइए और मरिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे ध्यान देना, ऐसा लिखा रीड एंड राइट मतलब पढ़ो और लिखो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका एंड है वो है कंजंक्शन और कंजंक्शन के पहले वाला भाग में ये लिखा हुआ है रीड और ये लिखा हुआ है राइट। इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो और लिखो। यहाँ न तो सब्जेक्ट है और न ही ऑब्जेक्ट है। अब सुनो, हमने क्या लिखा? कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट 5 की तरफ। कंसेप्ट 5 आपसे क्या कहता है? कंसेप्ट 5 आपसे क्या कहता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुनो, ध्यान दो। कंसेप्ट 5 जो है, ध्यान देना, ये है आपका कंसेप्ट 5। ठीक है, इसमें हम कुछ वर्ड्स को लिख रहे हैं,
जो किसी भी वाक्य में दो काम करता है, वो आपका प्रेपोजिशन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। तो आपको जानना चाहिए कि ऐसे वो कुछ शब्द कौन से हैं जो प्रेपोजिशन का भी काम करता है, जो कंजंक्शन का भी काम करता है। तो हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, ध्यान देना। पहला है क्या, आफ्टर, बट, बिफोर, ये है आपका besides, despite, ये है flowing, since, for, till, until। अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका 10 वर्ड, ये है आपका 10 वर्ड, ठीक है, ये है आपका 10 वर्ड। अब ये काम क्या करता है, ये 10 वर्ड जो है आपका कभी कंजंक्शन का काम करता है तो कभी प्रेपोजिशन का काम करता है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो 10 वर्ड है कहाँ पर कंजंक्शन होगा, कहाँ पर प्रेपोजिशन होगा। अब सुनो हमने क्या लिखा, आफ्टर, बट, बिफोर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, फ्लोइंग, सिंस, फॉर, टिल, अंटिल। अंटिल ये 10 वर्ड है, ये 10 वर्ड है। के बाद, के बाद वाला भाग, के बाद वाला भाग, यदि क्लॉज हो, क्लॉज हो तब ए कंजंक्शन का काम करेगा, काम करेगा। तथा, तथा यदि ए 10 शब्द के बाद वाला भाग, यदि फ्रेज हो, क्या हो, फ्रेज हो, तब ए प्रेपोजिशन का काम करते हुए पीपी को, पीपी को, पीपी को शुरू करेगा। अब सुनो, अब सुनो हमने क्या लिखा, आफ्टर, बट, बिफोर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, फ्लोइंग, सिंस, फॉर, टिल, अंटिल के बाद वाला भाग यदि क्लॉज हो तब ये कंजंक्शन का काम करेगा, तथा यदि ये 10 शब्द के बाद वाला भाग यदि फ्रेज हो तब ये प्रेपोजिशन का काम करते हुए पीपी को क्या करेगा, ये शुरू करेगा। पीपी को ये शुरू करेगा। किसको शुरू करेगा, ये पीपी को शुरू करेगा। अब सुनो, अब सुनो, अब इसको आपको एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है, कि कहां पर प्रेपोजिशन है ये और कहां पर एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देना, तीज वर्क
men were toiling hard to earn money for their चिल्ड्रेन। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, he had to work overtime for he wanted to buy a bike। अब सुन भाई, आजा, हमने क्या बताया था? आफ्टर, बट, बिफोर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, फ्लोइंग, सिंस, स्टिल, अनटिल। ये 10 अंग्रेजी का जो वर्ड है वो कहीं पर आपका प्रीपोजिशन का काम करता है, कहीं पर कंजंक्शन का काम करता है। हमने क्या बोला कि ये जो 10 वर्ड है, इस 10 वर्ड के बाद वाला भाग अगर क्लॉज है तो वो काम करेगा कंजंक्शन का, लेकिन इन 10 शब्द के बाद वाला भाग यदि फ्रेज है तब ये जो 10 शब्द है ये काम करेगा प्रीपोजिशन का, और जैसे ही काम करेगा प्रीपोजिशन का ये स्टार्ट करेगा आपका पीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या करेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज को स्टार्ट करेगा। अब हम देखते हैं, सुनो। These workmen were toiling hard to earn money for the children। ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पर है आपका 4, ये लिखा हुआ है आपका 4। क्या लिखा हुआ है? 4। अब सुनो, यहां से इसके बाद वाला भाग देखो, ये जो बाद वाला जो भाग है वो है आपका फ्रेज। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि इसके बाद वाला भाग में कहीं वर्ब है नहीं, कहीं वर्ब है ही नहीं, कहीं वर्ब आपका है ही नहीं। जब वर्ब नहीं है तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तो ध्यान देना, इस रिश्तों का क्या नाम है मेरे भाई? इसी का नाम है फ्रेज, इसी का नाम है फ्रेज। और जैसे ही ये फ्रेज हो गया, यहाँ जो आप देख रहे हो FOR4, एक कंजंक्शन का काम ना करके काम करेगा प्रीपोजिशन, और जैसे ही काम करेगा प्रीपोजिशन का आपका 4 से चालू होगा पीपी। 4 से चालू क्या होगा? पीपी। ये क्या है यहाँ पर? ये है आपका प्रीपोजिशन, ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, और यहाँ से ये भाग है आपका फ्रेज। अब सुनो, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखा हुआ है? He had to work overtime for he wanted to buy a bike। यहाँ पर है आपका 4, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 4, और 4 के बाद वाला भाग क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ he wanted to buy a bike, मतलब wanted यहाँ पर वर्ब है, और जैसे ही वर्ब है 4 के बाद वाला जो भाग है वो भाग आपका क्लॉज है, और जैसे ही ये भाग क्लॉज है आपका, ये 4 क्या कहलाएगा? ये 4 कहलाएगा आपका कंजंक्शन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कंजंक्शन। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये हो गया यहाँ पर कंजंक्शन, और यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये भाग हो गया आपका क्लॉज। क्या हो गया? क्लॉज। आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बोला 10 वर्ड, कौन? आफ्टर, बट, बिफोर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, फ्लोइंग, सिंस, स्टिल, अनटिल, ये 10 वर्ड है। अब इस 10 वर्ड के बाद वाला भाग को देखना है कि अगर उस बाद वाले भाग में कहीं कोई वर्ब दिखाई दिया अगर आंख से,
तो आप क्या बोलोगे? क्लॉज। जैसे ही क्लॉज आएगा, इनमें से जो भी 10 वर्ड में से कोई होगा उसको क्या बोलोगे आप? कंजंक्शन बोलोगे। लेकिन 10 वर्ड के बाद अगर आपको उस भाग में, उसके बाद वाले भाग में कहीं वर्ब नहीं दिखाई देती है तो आप बोलोगे कि ये जो भाग है वो है आपका फ्रेज। और जैसे ही होगा फ्रेज, ये जो 10 वर्ड में से कोई एक वर्ड है वो कहलाएगा आपका प्रेपोजिशन। और जैसे ही होगा प्रेपोजिशन, वो स्टार्ट करेगा पीपी को, प्रेपोजिशनल फ्रेज को। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब हम आपको एक नई प्रक्रिया से अंग्रेजी का वाक चाहे बड़ा हो चाहे वाक छोटा हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, आपका जो तर्क है, आपकी जो लॉजिक है किसी पेपर को पढ़ने की, वो कितना स्ट्रांग है, कितना पुख्ता है। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट, हाउ डू यू थिंक अबाउट एनीथिंग। इट डजंट मैटर इज दैट आपके पास कितना पकड़ है किसी भी पेपर पर, किसी भी टॉपिक का जो उसमें जो पॉइंट है उसको आप कितना अच्छा से जानते हो। लेकिन जब तक ये बेसिक चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं जानोगे, अंग्रेजी आपके लिए आसान कैसे होगा? अंग्रेजी को आसान करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं एक नई प्रक्रिया से। अंग्रेजी का वाक चाहे बड़ा हो या अंग्रेजी का वाक छोटा हो, नाउन को कैसे ढूंढ के निकालेंगे, नाउन को कैसे ढूंढ के निकालेंगे। अब पॉइंट आता है यहाँ पर, ध्यान देना। एक नए तरीके से, नई प्रक्रिया से। अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी का वाक चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ कि इसमें नाउन कौन सा है, अब जब नाउन का निर्धारण आपने कर लिया तो फिर एडजेक्टिव कौन है, तो ये चीज़ की जानकारी तो कम से कम आपको होना चाहिए। जब तक जानोगे नहीं तब तक किसी को कैसे बताओगे, या फिर आपके लिए वो चीज़ आसान कैसे होगा। ध्यान देना। तो ये है अपना कंसेप्ट 6। कंसेप्ट क्या है? ये है आपका 6। और हम इसमें पढ़ने वाले क्या है? हम इसमें पढ़ने वाले क्या है? ध्यान देना। ए एन द, दिस, डैट, these, those, my, your, our, their, its, 1 2 3 4 5, her, और ये आपका हिज, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, फ्यू, नेक्स्ट, ऑदर, एनोदर, सेवरल, प्लेंटी, इनफ। मैंने क्या लिखा? ऑदर, एनोदर, सेवरल, प्लेंटी, इनफ, सम, मच, मोर, मोस्ट। मैंने क्या लिखा? ध्यान देना। अब सुनो, ए एंड द, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, आवर, देयर, इट्स, हर, हिज, फ्यू, नेक्स्ट, ऑदर, एनोदर, सेवरल, प्लेंटी, इनफ, सम, मच, मोर, मोस्ट। अब समझोगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये वो प्रक्रिया है, ये वो वर्ड है जो आपको मदद करेगा अंग्रेजी का वाक चाहे बड़ा हो या छोटा हो, नाउन को ढूंढ के हम कैसे निकालें। आपका जो सफर है उसको पूरा करने के लिए ये शब्द क्या है? पर्याप्त है। लेकिन क्या इसको ऐसा लिखने से काम चल जाएगा? जी नहीं, आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। अब सुनो, करना क्या है? लिखना है
के बाद, जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द नाउन होगा तथा इस नाउन एवं उपरोक्त जो शब्द लिखे गए हैं के बीच वाला जितने भी शब्द हैं वे हमेशा एडजेक्टिव होंगे। वे हमेशा क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे मेरे भाई? वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। मैंने क्या लिखा? ए एंड द, दिस, डैट, दीज, दोज, माई, योर, आवर, देयर, इट्स, हर, हिज, फ्यू, नेक्स्ट, अदर, एनदर, सेवरल, प्लेंटी, इनफ, सम, मच, मोर, मोस्ट के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? नाउन होगा तथा इस नाउन एवं उपरोक्त जो शब्द लिखे गए हैं उनके बीच वाला शब्द जितने भी शब्द वे हमेशा क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। अब ध्यान देना, इस नियम को, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वो भी बड़े बड़े वाक्य में। कैसे? प्रक्रिया से आपको हम सिखाए थे एपी कैसे ढूंढते हैं, पीपी कैसे ढूंढते हैं, कंजंक्शन का लिस्ट आपके पास है, फुल स्टॉप को आप जानते ही हो, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, बिल्कुल फुल स्टॉप को आप जानते हो, भूले नहीं हो। अब देर किस बात की? तो हम चलते हैं अपने प्रक्रिया से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि लिखा हुआ जो वर्ड है वो नाउन है और नाउन से पहले वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव कैसे है। ध्यान दीजिए जी। ध्यान देना, the imposition of sanctions on Iran which had a convulsing inflection
ऑन द कंट्री was designed to curb its outlandish behavior. The US says. ऐसा मैंने लिखा, ऐसा मैंने क्या किया, आपके बीच में वाक्य लिखा हुआ क्या है? The imposition of sanctions on Iran, which had a convulsing inflection on the country, was designed to curb its outlandish behavior. The US says. ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है लिखा हुआ है? हमको इसमें लिखा हुआ अंग्रेजी का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे पास प्रक्रिया है नाउन को ढूंढ निकालने की, और वो प्रक्रिया क्या मैंने कॉन्सेप्ट 6 में आपको बताया। मैंने क्या किया? कॉन्सेप्ट 6 में उस प्रक्रिया को आपको समझाया, उस प्रक्रिया को मैंने बताया। अब सुनो, हमको क्या करना है? नाउन को ढूंढ निकालना है। ये आपका क्या है? दी क्यों? क्योंकि इंपोजिशन है। अब सुनो, हमें देखना है इसके बाद जो पहला एपीपीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप, बच्चे ध्यान देके देखना बोर्ड पे। सुनो, द इंपोजिशन ऑफ ए ऑफ आ गया आपका प्रेपोजिशन। तो मैंने क्या बोला कि इन शब्द के बाद जो पहला एपीपीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसका ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? वो होगा आपका नाउन होगा। द इंपोजिशन आ गया आपका पीपी, आ गया आपका प्रेपोजिशन, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द इंपोजिशन क्या है? ये है आपका नाउन। ये क्या है? ये है आपका नाउन। ये है क्या? आपका नाउन। ये क्या है? आपका नाउन। ठीक है, अब सुनो, सैंक्शंस भी यहां पर नाउन है, लेकिन सैंक्शन किस नियम के अनुसार नाउन है? वो पीपी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग नाउन है। हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आपका इसकी। यहां पर दी इंपोजिशन में इंपोजिशन क्या है? नाउन है। अब कौन सा टाइप है नाउन का? जब हम नाउन अध्ययन करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि इंपोजिशन जो है आपका नाउन का कौन सा काइंड है, कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप से है। अब सुनो, इंपोजिशन को मैंने नाउन घोषणा किया। कैसे? प्रक्रिया से। ऐसे तो ईरान भी आपका नाउन है, ईरान भी क्या है? आपका नाउन है, लेकिन प्रक्रिया अपने पास हो नहीं है। अब सुनो, ए एंड द जो लिखा था मैंने उसी में से एक आ गया ए। क्या आ गया बच्चे? ध्यान देके देखो, ए आ गया आपका ए। अब सुनो, इस ए से आगे बढ़ना और आगे बढ़ के क्या निकालना? जो पहला तुमको एपी मिले, जो तुमको पीपी मिले, या जो तुमको फुल स्टॉप मिले, एपीपीपी कंजंक्शन या फुल स्टॉप मिले, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द ध्यान देना, यहां पर चलना। ए से कन्वल्सिंग इन्फ्लेक्शन ऑन, ये तुम्हारा है प्रेपोजिशन। ये तुम्हारा क्या है? प्रेपोजिशन। और इसके ठीक पहले वाला शब्द क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये है नाउन। ये क्या है? नाउन। ये है नाउन। ध्यान देना, ये हो गया नाउन। और हमने क्या पढ़ा कि नाउन और उपरोक्त जितने सारे शब्द लिखे गए थे उसके बीच में जितना सारा शब्द होगा वे हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब सुनो, ए और इन्फ्लेक्शन के बीच में क्या लिखा हुआ है? कन्वल्सिंग। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है एडजेक्टिव। ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा एडजेक्टिव। उसके बाद ध्यान देना, ये लिखा हुआ द ए कंट्री वाज डिजाइन्ड to curb its outlandish behavior, the US says। ऐसा लिखा हुआ है। सुनो, ध्यान दो,
द तो लिखा हुआ है, कंट्री भी लिखा हुआ है, वर्ड डिजाइन है, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो तुम्हारा वर्ड है कंट्री, ये भी तुम्हारा क्या है, नाउन है। ये भी तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ये भी है नाउन, ये भी है आपका नाउन। और टू कवर इट्स आउटलैंडिश बिहेवियर, ध्यान देना, ये आ गया तुम्हारा इट्स, ये आ गया तुम्हारा इट्स, और उस लिस्ट में ये लिखा हुआ था आपका इट्स। यहाँ से चलना, यहाँ से चलना, और क्या देखना कि जो ए पी 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 कंजंक्शन या फुल स्टॉप, ए कॉमा आपका जो है 72 सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के लिस्ट में कॉमा कोलन डैश लिखा हुआ है। जब आप कंजंक्शन वाला क्लास को देखोगे तो वहां पर मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। ये जो कॉमा है ये आपका कंजंक्शन है। अब सुनो, ये इट्स के बाद हमको क्या मिल गया, ए पी 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 कंजंक्शन या फुल स्टॉप, ए कॉमा मिला कंजंक्शन। इसके ठीक पहले वाला शब्द जो है ये तुम्हारा क्या है, ये है नाउन। ये क्या है, नाउन। और इस नाउन और इसके बीच में, ये जो वर्ड है ये तुम्हारा है एडजेक्टिव। ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, ये है आपका एडजेक्टिव, ये है क्या आपका एडजेक्टिव। उसी प्रकार कॉमा के बाद वाले अगर भाग की हम चर्चा करें, द यूएस सेज, ये तुम्हारा है वर्ब, और यूएस यहाँ पर है आपका नाउन। यूएस क्या है, ये है यहाँ पर नाउन। यूएस जो है ये है आपका नाउन, ये क्या है, नाउन है। आप किसी भी वाक्य में, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में निकाल सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक नाउन खोजने की शानदार प्रक्रिया है, जहाँ पर अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या अंग्रेजी का वाक्य छोटा हो, ये मैटर नहीं करता है। आप हंसते हंसते किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में नाउन एडजेक्टिव का निर्धारण तो कर लोगे। जब हम लोग बारी बारी से नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो नाउन है वो किस टाइप का है, किस काइंड का है। अब हम लिखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, वहाँ भी हम प्रक्रिया को लगाते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे नाउन है वो। इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ recent years has given enough indication that it wants to control the new sphere। ठीक है, आप सुनो, हमने क्या लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट ईयर हैज गिवन इनफ इंडिकेशन दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यू स्फीयर। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है, ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट ईयर्स हैज गिवन इनफ इंडिकेशन दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यू स्फीयर। और हमको करना क्या है, इसमें नाउन को ढूंढ के निकालना है, वो भी कैसे, मुड़ जवानी नहीं, वो भी कैसे प्रक्रिया से, वो भी कैसे पूरे 100% क्लैरिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ किसी को बताना है, किसी को समझाना है। जब आपको ये प्रक्रिया आपके दिमाग में रहेगा तो आप किसी को भी समझा दोगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब सुनो, हम ढूंढते हैं नाउन को। खोजने का क्या तरीका था, मैंने लिखा था कुछ वर्ड्स को, उसके बाद उसी में से आया आपका द, उसी में से आपका आया द। अब इसके बाद क्या ढूंढना है हमको, जो पहला एपी, जो पहला पीपी, जो पहला कंजंक्शन या जो पहला फुल स्टॉप दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, नाउन होगा। ढूंढ के निकालते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ, ए आ गया आपका प्रेपोजिशन, बच्चे ध्यान दीजिए, ए आ गया आपका प्रेपोजिशन। अब इसके 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 ठीक पहले वाला शब्द तुम्हारा
गवर्नमेंट है यहाँ पर नाउन। गवर्नमेंट क्या है? ये है तुम्हारा यहाँ पर नाउन, ये है तुम्हारा नाउन। उसके बाद उसी लिस्ट में तुम्हारा लिखा हुआ था इनफ। क्या लिखा हुआ था? इनफ। अब हमको ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना क्या है? इसके बाद ढूंढना है जो हमको एपी, पीपी, कंजंक्शन या फुल स्टॉप, यहाँ पर THAT डेट, और ये है भैया आपका कंजंक्शन, ये है आपका कंजंक्शन। इसके बाद पहले क्या आया? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के ठीक पहले वाला एक शब्द, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द, ये क्या होगा? ये होगा आपका नाउन। ये क्या होगा? ये होगा आपका नाउन होगा। ये क्या होगा? ये होगा आपका नाउन होगा। अब इनफ और डैट के बीच में एक ही वर्ड है, तो एडजेक्टिव कैसे? इसमें सिर्फ नाउन है, इसमें क्या है? सिर्फ नाउन है। अब सुनो कहानी कहाँ पर आए खत्म होती है मेरे भाई? ये आ गया आपका द, ये आ गया आपका द, और क्या करोगे? इसके बाद चलना, इसके बाद चलना, ढूंढ के निकालना क्या? एपी, पीपी, कंजंक्शन या फुल स्टॉप, क्या मिल गया? ये मिल गया फुल स्टॉप। इसके ठीक पहले वाला एक शब्द, ये शब्द क्या होगा? ये होगा आपका नाउन। ये क्या होगा? ये होगा आपका नाउन। और इसके बीच वाला जो वर्ड है वो क्या होगा मेरे भाई? ये होगा आपका एडजेक्टिव। वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। समझ में आया या नहीं आया? समझ में निश्चित रूप से आएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखना, नोट्स बनाना, उसके बाद अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो, बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम क्लॉज का निर्धारण, फ्रेज का निर्धारण, नाउन का निर्धारण, एडजेक्टिव का निर्धारण कर लोगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब हम लिखते हैं एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का एग्जाम्पल, जहाँ पर देखना कैसे आपका प्रक्रिया काम करता है, कैसे आपका प्रक्रिया काम करता है। ऐसा लिखा हुआ है मेरे भाई, सम क्या? सम डेस्क आर, और ये है आपका व्हाट? ये है आपका चेयर्स, ये है आपका चेयर्स। और ऐसा ऑल चेयर्स आर, ये है आपका रोप्स। अब सुन भाई, अरे आ गया सम, आ गया सम, क्या करोगे? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये तो वर्ब है, इसके पहले वाला जो वर्ड है ये भाई क्या है? ये भाई क्या है? ये है नाउन। ये है आपका ऑल, ये आ गया वर्ब। ये वाला जो वर्ड है ये क्या है आपका? ये है आपका नाउन, ये है आपका नाउन। ऐसे नाउन तो आपका ये भी है और नाउन आपका ये भी है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया अभी कंजंक्शन किस प्रकार से जो है आपके अंग्रेजी के मार्ग में बाधा के रूप में खड़ा होता है, और कंजंक्शन जो है, अगर आप जानते हो कि कंजंक्शन का यूज, कंजंक्शन क्या करता है? वाक्य में भाग को जोड़ता है। कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब हो तो उसको क्लॉज बोलते हैं, और कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए भाग में यदि वर्ब नहीं तो उसको फ्रेज बोलते हैं। अब जैसी फ्रेज की चर्चा होती है तो फ्रेज में चूंकि न तो सब्जेक्ट होता है और न ही ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेज में वर्ब होता ही नहीं है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपका प्रेपोजिशन का भी और कंजंक्शन दोनों का काम करता है, उसके बारे में बताया। फिर अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या छोटा हो, नाउन को कैसे ढूंढ निकालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल देव अकेडमी 0.2। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।